हो गया स्टार्ट? हाँ भाई सेकंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाना एंटीबायोटिक क्या होते हैं और कितने टाइप्स में हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमारा है कि अब हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है वो है वो किस तरह से एंटीबायोटिक किसी भी माइक्रोब को हार्म करने से रोकता है। तात्पर्य अपनी बात को समझा देती हूँ। जैसे कोई भी माइक्रोब, ठीक है, वो क्या काम करता है, किसी होस्ट की बॉडी में एंट्री करता है, ठीक है। होस्ट की बॉडी में एंट्री करने पर हम क्या देते हैं उसको, बाहर से एक एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। अब उसके जो भाई उसके सेल्स जो हैं WBC सेल्स, वो उस पर काम नहीं कर पा रहे तो हम ऊपर से क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। तो यहाँ पर अभी एंटीबायोटिक किस तरह से आपके इस माइक्रोब पर काम करेगा जो अब किस में एंट्री कर चुके हैं, होस्ट की बॉडी में। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि ये एंटीबायोटिक जो है वो इस माइक्रोब पर किस तरह अपना काम करते हैं, किस तरह फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आप जो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम। तो किस बहुत सारे टाइप से ये एंटीबायोटिक इन पर काम करता है माइक्रोब पर। जैसे जो फर्स्ट है इनएक्टिव ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा लेमा, ठीक है। मतलब सबसे पहले कोई भी सब्सटेंस, मतलब कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो क्या काम करेगा, वो किसी माइक्रोब की उसकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, उसे एंड प्लाज्मा लेमा कहिए चाहे सेल मेम्ब्रेन, बात तो एक ही होती है, ठीक है। तो क्या करेगा, वो उस माइक्रोब की इन्हें डैमेज करने की कोशिश करेगा, है ना। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा याद दिलाऊं तो आप लोगों ने जब माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट की थी तो वहां पर जब बैक्टीरियाज के बारे में बताया था, तो वहाँ जब बैक्टीरियाज के बारे में बताया था तो ये कहा गया था कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज होते हैं वो ज्यादा डिसीज कॉज करते हैं, यही कहा गया था। उनमें क्या चीज प्रेजेंट रहती है, सेल वॉल पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, और उनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है अगर कोई भी माइक्रोब उसके हम ऊपर ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अगर हम इसे नष्ट कर दे किसी प्रकार से, ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये कहाँ क्या चीज यहाँ पे जो ये रेप्लिकेट करते हैं इसके और न्यूक्लियस वगैरह, उनको डैमेज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ये सब्सटेंस क्या काम करते हैं, ये एंटीबायोटिक इसकी प्लाज्मा लेमा और सेल वॉल को ही खत्म करते हैं, धीरे धीरे उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है जिसकी वजह से क्या होता है भाई, इंसान ठीक होने लगता है उनकी सेल वॉल को और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करके। एक तरीका होता है कि जब हम इनएक्टिव फेज में कर देते हैं किसे, अगर ये जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या करेंगे, उस माइक्रोब में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो 2 स्टेप्स में होती है, और 2 स्टेप्स में भी बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, है ना, आते हैं ना, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा जनरली प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के वो किसी भी स्टेप में ये एंटीबायोटिक जो होते हैं वो उनकी प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें थोड़ा सा अवरोध, थोड़ा सा बैरियर लगा देते हैं, है ना। मतलब उनको थोड़ा सा बहुत ज्यादा रोक देते हैं कि जिसकी वजह से उनमें क्या हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बन नहीं पाता है। तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है
किसी भी बैक्टीरियाज में प्रोटीन सिंथेसिस का होना तो बहुत जरूरी है ना। जब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो उनका रेप्लिकेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो यहाँ पर ये दो तरीके तो ये हो गए, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को रोक देते हैं उस माइक्रोब की, और साथ में उनके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करके। एक तरीका होता है कि वो उस माइक्रोब की जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं, ठीक है। तो डीएनए आरएनए जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो उनके डीएनए और आरएनए जो बनते हैं उनको नहीं बनने देंगे, ठीक है, उनको बीच बीच में क्या कर देंगे, उनको डैमेज करते जाएंगे। क्योंकि भाई डीएनए आरएनए जो उनमें होते हैं, तो डीएनए आरएनए जब नहीं बनेंगे, तो जब डीएनए आरएनए नहीं बने तो जाहिर सी बात है उनमें क्या नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। सेल डिवीजन नहीं हुआ अगर, तो वो आगे जाके कॉलोनी फॉर्म कैसे करेंगे, कॉलोनी फॉर्म नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगा तो, है ना। जब न्यूक्लिक एसिड नहीं बने तो जाहिर सी बात है सेल डिवीजन नहीं हुआ, सेल डिवीजन नहीं हुआ तो कॉलोनी नहीं हुई। जब हमारे पास कॉलोनी ही नहीं है तो जो हमारे पास लिमिटेड आपके जो माइक्रोब है जो एंट्री किए थे उनमें वो किस तरीके से, या तो उनके सेल वॉल या प्लाज्मा दीवार को धीरे धीरे इनएक्टिव करके या उनको डैमेज करके क्या करना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, उनको खत्म कर देगा। मतलब होस्ट की बॉडी में धीरे धीरे ये वाले माइक्रोब जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पर सेकेंड ईयर? हाँ क्लियर है ना। अब हम बात करें, देखिए एक होता है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस किन स्टेप्स में होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो स्टेप्स होते हैं जो बताए थे, दो स्टेप्स होते हैं। एक तो होती है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, एक होती है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन कहें चाहे ट्रांसलेशन कहें, इनमें किसी में भी वो क्या करेंगे, अवरोध उत्पन्न कर देंगे और जिसकी वजह से इसमें लिमिटेड हो जाएंगे। या फिर क्या काम करते हैं, वो इनके राइबोसोम्स जो प्रेजेंट रहते हैं इनमें, ठीक है, तो इन राइबोसोम्स की जो ये 50S एंड 30S सब यूनिट होती हैं, भाई 50S और 30S किसमें प्रेजेंट होंगी, वो प्रेजेंट होती हैं आपकी 70S, है ना। और 70S किसमें पाई जाती है, किसी माइक्रोब में प्रेजेंट रहती हैं, ये तो क्लियर है, ठीक है। क्योंकि भाई माइक्रोब की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोब भी कैसा होगा, वो प्रोकैरियोटिक होगा, प्रोकैरियोटिक में तो पाई जाती है ये 70S, जिसमें दो सब यूनिट होती है 50 एंड 30। तो ये जो आपकी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती है सब यूनिट 50S एंड 30S, वो इन्हीं को फॉर्म नहीं होने देंगे। तो ये ही फॉर्म नहीं हुए तो आगे चलकर प्रोटीन सिंथेसिस की तो प्रोसेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा हो तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए इनका होना जरूरी होता है, होना जरूरी होता है ना, तभी तो वो भाई ये mRNA प्रेजेंट रहते हैं, mRNA पे कोडोन लगे रहते हैं, कोडोन पर आकर क्या लग जाते हैं, ये दो सब यूनिट लग जाती हैं, है ना, यही तो बनाती जाती हैं, फिर आगे बढ़ती जाती हैं। ये कोडोन लगे हैं, इन पर क्या प्रेजेंट रहेंगे, एंटी कोडोन, और इस पर क्या प्रेजेंट रहती है भाई, दो सब यूनिट में जो लार्ज सब यूनिट होती है उस पर टी सेल प्रेजेंट रहती है, पता है ना। और टी सेल का आपको थोड़ा बहुत याद हो डायग्राम, तो कुछ क्लोवर लीफ मॉडल बताया जाता है ना। ये तो ये जो नीचे वाली एंटीकोडन साइट होती है इस पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, एंटीकोडन प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर एंटीकोडन इस mRNA पर, ही mRNA है, ठीक है, mRNA पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, कोडोन प्रेजेंट रहते हैं, और आपके tRNA पे क्या पाए जाते हैं, एंटीकोडन पाए जाते हैं। ये tRNA किस पे पाया जाता है, ये पाया जाता है आपकी राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट पर, जो लार्ज सब यूनिट होता है उस पर पाया जाता है। तो जब आपके ये दोनों ही नहीं बनी
जब यही डैमेज होते चले गए तो प्रोटीन सिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता, तो प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं हुआ तो किस तरीके से होस्ट की बॉडी में तो रेप्लिकेट करेंगे ही नहीं। क्लियर हुआ यहाँ पर ये कि किस तरह से भाई कोई एंटीबायोटिक को डैमेज करती है कार्स, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई परेशानी है तो आप मुझे बताएं, वरना क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। फिर चलिए, तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं कमर्शियल वे में। अब हमें एंटीबायोटिक में पता है, एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि वो हमें हमारी डिसीज से लड़ने में हेल्प करती है ना। एंटीबायोटिक ही तो होती है जो किसी माइक्रोब के अगेंस्ट में काम करेगी। तो अब हम किस तरीके से एंटीबायोटिक बनाएंगे, उसको बनाने के लिए हमें बहुत लार्ज अमाउंट में कोई भी एंटीबायोटिक चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमें उसके लिए कमर्शियल वे उसका अपनाना पड़ेगा। कमर्शियल वे अपनाना पड़ेगा ना। तो आपके सिलेबस में जो है वो है पेनिसिलिन के बारे में, कि पेनिसिलिन का आप कमर्शियल वे में किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। क्लियर है। तो चले एक काम करते हैं, पहले एक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग।
हाँ भाई सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा आप इस डायग्राम पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्ट्रेन यूज करते हैं, भाई यहाँ पर हमें बनाना होता है कोई भी सब्सटेंस, अगर तो किसके थ्रू बनाएंगे? किसी एक माइक्रोब के थ्रू बनाएंगे। यही तो बताया था, माइक्रोब के थ्रू सीक्रेट होने वाला कोई ऐसा सब्सटेंस है ना। तो माइक्रोब जो यहाँ पर हम यूज करते हैं वो होता है आपका पेनिसिलिन पेनिसिलिन क्रायोजेनियम। ठीक है, जो पेनिसिलिन क्रायोजेनियम होता है यहाँ पर हम नॉर्मली नहीं यूज करते। ठीक है, जो पी डॉट दिख रहा है ना आप लोगों को, ये पी डॉट मतलब होता है पेनिसिलिन, क्रायोजेनियम मीन्स होता है जो उसका स्पीशीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नॉर्मली आपका कोई भी माइक्रोब यूज नहीं करते हैं। इसमें हम सबसे पहले कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सबसे पहले हम इसमें कराते हैं एक क्रिया जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पर जब प्रोसेस होती है सबसे पहले इस स्ट्रेन पर होती है म्यूटेशन की प्रोसेस। या म्यूटेशन में हम क्या करवाएंगे? म्यूटेशन की प्रोसेस सभी को पता है क्या होती है। ठीक है, तो म्यूटेशन में हमें जो स्ट्रेन मिलता है सेकेंड ईयर, वो हमें स्पेशल टाइप के पेनिसिलिन वो मिलते हैं, क्रायोजेनियम। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अपने नॉर्मल जो पेनिसिलिन क्रायोजेनियम जो होता है आपका स्ट्रेन, उससे अप्रोक्स 1000 टाइम बेटर होता है, जो किसी अदर माइक्रोब के लिए हार्मफुल हो। भाई हम क्या चाहते हैं? हम तो ऐसा कोई सब्सटेंस चाहते हैं ना जो दूसरे माइक्रोब के लिए क्या हो, ज्यादा वो हो, जो कहते हैं हार्मफुल हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले पेनिसिलिन क्रायोजेनियम में ही म्यूटेशन की प्रोसेस कराएंगे। और म्यूटेशन के बाद जो हमें क्या मिलेगा? हमें जो स्ट्रेन मिलेगा वो कैसा होता है? म्यूटेंट स्ट्रेन होता है, जो पहले वाली की तुलना में अप्रोक्स 1000 टाइम बेटर होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? पहले हमने यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेन लिया था, उसके बाद हमने क्या किया? उसको यहाँ पर म्यूटेशन करवाया। ठीक है, म्यूटेशन करवाने के बाद उसमें से हमने जो हमारा नॉर्मल से जो म्यूटेट स्ट्रेन था वो हमने यहाँ पर ट्रांसफर उसमें वेसल में ले लिया। ट्रांसफर वेसल में देखिए, ट्रांसफर वेसल यहाँ लिखा, वहाँ जगह नहीं थी। ठीक है, तो ट्रांसफर वेसल में लेने के बाद इसे हम क्या करते हैं? सबसे पहले टाइम भी हो गया सेकेंड ईयर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम यूज करते हैं जो कॉर्न होता है ना, कॉर्न, मक्का जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्न होते हैं उनका हम हाई सेडिमेंटेड लिक्विड यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करेंगे? भाई आपका जो फंगस है वो किसमें किसी न किसी में तो कल्चर में यूज करेंगे ना। तो यहाँ पे जो कल्चर हम लोग यूज करते हैं वो किसी कॉर्न का यूज करते हैं। कॉर्न का हाई सेडिमेंटेड लिक्विड यूज किया जाता है। उसमें हम क्या करेंगे? देख सकते हैं आप, सीड टैंक लिखा हुआ है, इसमें हम सीड यूज करेंगे। यहाँ पे सीड मीन, सीड का मतलब है यहाँ पर हम कोनेडिया लेंगे। ठीक है, ये जो आपका कॉर्न का जो हाई सेडिमेंटेड लिक्विड है उसमें हम कोनेडिया ऐड करते हैं। ठीक है, कोनेडिया किसके होंगे? आपके पेनिसिलिन क्रायोजेनियम के होंगे। इस पेनिसिलिन क्रायोजेनियम के यहाँ पे हमने कोनेडिया लिया। कोनेडिया आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों को याद हो तो जब आपका सेक्शन बी में आपको बताया गया था रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो वहाँ पे टाइप था कोनेडिया, याद आया? उसमें इस तरह से ये ब्रांचेस बन जाती हैं, घूम जाती हैं और इस तरह से कोनेडिया का निर्माण करती है। भाई ये फॉर्मेशन ऑफ कोनेडिया, याद है ना? तो यहाँ पर ये कोनेडिया ही हम एज अ सीड यूज करेंगे। ठीक है, उसे हमने यहाँ सीड टैंक में ले लिया।
फिर यहाँ पर सीड टैंक में से हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, फर्मेंटेड टैंक में, यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं फर्मेंटेड टैंक में। ये जो फर्मेंटेड टैंक होता है ये बहुत बड़ा टैंक होता है, इसमें मतलब न जाने कितने हजारों गैलन लिक्विड आ सकता है मक्का का, है ना। जो कॉर्न लिक्विड हमने यूज किया है वो इसमें हजारों गैलन, गैलन तो बहुत हो गया, ठीक है। तो हम बहुत शानदार, बहुत ही ज्यादा ह्यूज टैंक इसमें हम यूज करते हैं। तो ह्यूज टैंक इसमें हम यूज करेंगे तो इसमें हम कुछ चीज ऐड करेंगे, किसके लिए, हम ऐड करेंगे फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए। भाई फर्मेंटेशन भी तो किसी के थ्रू होगा, तो फर्मेंटेशन के लिए इसमें जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं PEA, ठीक है। PEA, पी माने मटर, ठीक है। इसमें हम मटर यूज करेंगे, नहीं मटर यूज नहीं होती है यहाँ पर, बता दूं। PEA का मतलब होता है, दिख रहा है क्लास यहाँ पर इतना ऊंचा आप लोगों को, या मैं बता देती हूँ भाई मुंह से, चलो। PEA का मतलब होता है फिनोल इथेनोइक एसिड, ठीक है। क्या होता है, फिनोल इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये हम किस में यूज करेंगे, अपने जो हमारे पास लिक्विड है उसमें हमने क्या डाल दिया, अपने उस कल्चर मीडियम में फर्मेंटेशन के लिए हमने PEA यूज किया, फिनोल इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये हमने फर्मेंटेशन टैंक में यूज किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें से हम उससे बहुत ज़्यादा देर तक फिल्टर कराएंगे। फिल्टर कराने से पहले हमें क्या कराना पड़ेगा, उसको अच्छे से धोना पड़ेगा, वॉश कराएंगे। वॉश कराने के बाद, क्योंकि यहाँ पे फर्मेंटेशन के जो टाइम लग जाता है ना वो भी काफ़ी टाइम तक लगता है, ठीक है ना। जब उसे काफ़ी लंबे टाइम तक रखते हैं तभी तो यहाँ फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, तभी तो यहाँ पर क्या बनेंगे, आपके फंजाई बनेंगे, याद है ना। पेनिसिलियम क्रायोजेनियम क्या होता है, फंगस ही होता है। तो यहाँ पर जो फर्मेंटेशन जो हुई है, यहाँ पर जो आपने क्या यूज किया है, PEA जो यूज किया था फर्मेंटेशन के लिए, इसको हमने बहुत टाइम तक रखा। उसके बाद जो यहाँ पर ग्रो करेगी हम उसको धोएंगे, उसको क्या कराएंगे, फिल्टर कराएंगे। ये धोने की और जो फिल्टर कराने की प्रोसेस होती है क्लास, ये बहुत टाइम हम रिपीट करते हैं, ठीक है। क्लियर है मैम, टाइम हो गया, ठीक है। तो सेकेंड ईयर काम करते हैं, इसके आगे हम बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। आप